हेलो फ्रेंड्स, आई एम बी आर कुमार। यू आर मोस्ट वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। मित्रों, पिछले वीडियो में जिस प्रकार से हमने प्रोनाउन का इंट्रोडक्शन देखा था, टाइप्स के बारे में बात की थी, आज एक एक बिंदु को बहुत ही डिटेल से अपन पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहले नंबर पे हमारे समक्ष एक बिंदु आता है जिसका नाम है पर्सनल प्रोनाउन, जिसको अपन कहते हैं व्यक्तिवाचक। बहुत सिंपल है। तो यहाँ पर जिस प्रकार की अपन बात देखने जा रहे हैं, बहुत ही आसान तरीके से इसको समझाया गया है और विस्तृत तरीके से समझाया गया है। इस बात को अच्छी तरह से तसल्ली से देखें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो मित्रों, बात करते हैं यहाँ पर के पर्सनल प्रोनाउंस होते कौन से हैं। तो ऐसे प्रोनाउंस जो मोस्टली पीपल यानी लोगों के लिए आए या थिंग अर्थात वस्तु के लिए प्रयोग में लिए जाएं, वह हमेशा पर्सनल प्रोनाउन के नाम से जाने जाएंगे। साथियों, ये अपन ने जिस प्रकार पिछले वीडियो में बात की थी पर्सन्स के बारे में, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, वही प्रोनाउन यहाँ पर है वो पर्सनल प्रोनाउन के रूप में काम करते हैं, जो दो भागों में काम करते हैं। एक तो सब्जेक्टिव अर्थात कर्ता कारक के रूप में, और एक ऑब्जेक्टिव अर्थात कर्म कारक के रूप में काम करते हैं। एक तरह से हम देखें तो सब्जेक्टिव का दूसरा नाम यहाँ पर अपन देखते हैं, जिसको नॉमिनेटिव भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नॉमिनेटिव। कर्ता कारक होता है, इसका मतलब क्या होता है? कर्ता कारक। उसके बाद में बात करें ऑब्जेक्टिव की, तो ऑब्जेक्टिव को भी दूसरे नाम से जाना जाता है और वह कहलाता है एक्यूसेटिव अर्थात कहलाता है कर्म कारक। तो ये दो शब्द हैं, अपने को थोड़े दिमाग में रखने हैं। तो हमने देखा फर्स्ट पर्सन में दो शब्द आए, आई और वी। आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है, वी का ऑब्जेक्टिव केस अस होता है। आई यानी मैं, मी यानी मुझे, वी यानी हम, अस यानी हमें। सेकंड पर्सन में आता है यू, जिसका ऑब्जेक्ट हमेशा यू ही रहता है। और थर्ड पर्सन में आता है ही, जिसका ऑब्जेक्ट हिम होता है। सी, जिसका ऑब्जेक्ट हर होता है। इट, जिसका ऑब्जेक्ट इट ही रहता है। और दे, जिसका ऑब्जेक्ट देम होता है। खास बात समझनी होगी यहाँ पर यह है कि ही, जिसको अपन ने मैस्कुलिन कहते हैं, पुल्लिंग कहते हैं, वहां पर इसका यूज किया जाता है ही का। और सी, जिसको अपन फेमिनिन अर्थात स्त्रीलिंग कहते हैं, तो इसका यूज स्त्रीलिंग के लिए किया जाता है। इट नपुंसक के लिए किया जाता है, जिसको अपन ने न्यूट्रल कहा था। और दे हमेशा बहुवचन के लिए किया जाता है। तो साथियों, यहां पर ध्यान रखना, इट और दे, इट सिंगुलर के लिए आता है और दे प्लूरल के लिए आता है। आओ अपन इसकी विस्तृत चर्चा करते हैं। फर्स्ट ऑफ रूल हमारे समक्ष आया कि जब किसी सेंटेंस में हम प्रोनाउंस को देखें और वह जब मेन वर्ब से पहले हमारे को दिखाई दें, तो ऐसी स्थिति में उसको हमेशा सब्जेक्टिव केस यानी कर्ता कारक का है वो उपयोग किया जाएगा। तो वहां पर ये शब्द जो हमारे को दिख रहे हैं, आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, इनका यूज किया जाएगा। एग्जाम्पल के माध्यम से बात करें तो फर्स्ट एग्जाम्पल हमारे समक्ष है, आई टीच इंग्लिश। तो यहां पर आई जो प्रोनाउन आया हुआ है, जो मेन वर्ब से पहले है, इसलिए कर्ता कारक का यहां पर यूज किया गया है। दूसरा सेंटेंस है, वी प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट खेलते हैं। तो यहां पर भी प्ले मेन वर्ब है और मेन वर्ब से पहले वी का यूज किया गया है। तो मित्रों, यहां पर भले वी हो, भले आई हो, भले यू हो, भले ही हो, भले सी हो, भले इट हो, भले दे हो, तो सब्जेक्टिव केस ही हमेशा मेन वर्ब से पहले आएगा। अगला एग्जांपल लिया हमने, सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। तो यहां पर इज मेन वर्ब का काम कर रही है और सी का सब्जेक्टिव केस यूज किया गया है, अर्थात कर्ता कारक काम में लिया गया है। अगला एग्जांपल है, दे आर सिंगिंग अ सॉन्ग। तो यहां पर भी मित्रों आर मेन वर्ब का काम कर रही है, और सॉरी हेल्पिंग वर्ब का काम कर रही है, और सिंगिंग मेन वर्ब का काम कर रही है। तो इन शब्दों से पहले यहां दे का प्रयोग अपने आप में सब्जेक्टिव युग में यूज किया गया है। अगला रूल आता है, बड़ा महत्वपूर्ण रूल है, कि जब किसी सेंटेंस में हम देखते हैं प्रोनाउंस का यूज या तो मेन वर्ब के बाद में या प्रीपोजिशन के बाद में किया जाता है, इन दो शब्दों के बाद में होने के कारण वहां पर हमेशा ऑब्जेक्टिव केस यूज लिए जाएंगे। जहां पर हम देख रहे हैं, मी है, अस है, यू है, हिम है, हर है, इट है और देम है। आओ देखते हैं, एक विशेष यहां पर नोट आया हुआ है जिसको बहुत ध्यान रखने योग्य बात है, वेरी इंपोर्टेंट। जैसे दिया है, लेट, लाइक, बिटवीन, बट और एक्सेप्ट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का यूज किया जाता है। तो मित्रों, ये लेट शब्द ये परीक्षा में मोस्टली पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। बिटवीन भी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर बात करते हैं एग्जांपल की, लेट मी गो। अब लेट के बाद में यहां पर जो ये मी आया है, लेट मी गो नाउ, अर्थात इंपेरेटिव सेंटेंस है, लेट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और ऐसी स्थिति में मी यहां पर ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। और यहां आने वाला शब्द कोई भी हो, लेट अस आ सकता है, लेट यू आ सकता है, लेट हिम आ सकता है, लेट हर आ सकता है, लेट देम आ सकता है, सारे के सारे ऑब्जेक्टिव केस यूज किए जाएंगे। अगला एग्जांपल है, राजू कोल्ड मी।
सॉरी राजू कोल्ड देम। अब जब यहाँ पर कोल्ड मेन वर्ब की बात आई तो उसके बाद में आने वाला शब्द जैसे देम है, तो अब यहाँ पर मी भी काम में ले सकते हैं, अस है, यू है, हिम है, हर है, देम है, कोई भी शब्द आएगा सारे के सारे ऑब्जेक्टिव केस वाले आएंगे। अगला एग्जांपल है एवरीवन अटेंडेड द फंक्शन एक्सेप्ट, जैसे शिवाय, किसके शिवाय, एक्सेप्ट मी, या फिर एक्सेप्ट यू, एक्सेप्ट हिम, एक्सेप्ट हर, एक्सेप्ट देम, के उसके सिवा सबने काम उस फंक्शन को अटेंड किया। तो यहां पर कहने का मतलब है एवरीवन अटेंडेड द फंक्शन, हर व्यक्ति ने फंक्शन अटेंड किया एक्सेप्ट मी, सिवाय मेरे। लास्ट सेंटेंस हमारे समक्ष यहां पर दिखा हुआ है इस रूल का, मोहन हेल्प्ड हर, मोहन ने उसकी सहायता की, तो हेल्प यहां पर मेन वर्ब है। और उसके बाद हम देखते हैं यहां पर हर है, हिम है, मी है, देम है, अस है, तो सारे के सारे ऑब्जेक्टिव केस का यूज किया जाता है। जैसे ही लाफ्ड एट मी, ही लाफ्ड एट यू, इस प्रकार के एग्जाम्पल जैसे वहां पर देखते हैं तो वहां पर एट लाफ्ड के बाद में आया है, तो वहां पर वह चीज प्रोनाउन है, प्रीपोजिशन के बाद में आया हुआ प्रोनाउन है जो ऑब्जेक्टिव केस में। अगला रूल अपन देखते हैं, रूल थर्ड, यदि दो सब्जेक्ट, जो वेरी इंपॉर्टेंट रूल है एग्जाम के लिहाज से अच्छी तरह से समझने का प्रयास करें, यदि दो सब्जेक्टिव केस, ठीक है, उन सब्जेक्टिव केस वाले जो प्रोनाउंस है अगर उनकी आपस में तुलना की जाए तो एज और देन के बाद में भी आने वाले प्रोनाउंस हमेशा सब्जेक्टिव प्रोनाउन का यूज किया जाएगा। कैसे, और एग्जांपल के तौर पे अपन बात करते हैं। जैसे यहां पर एग्जांपल दिया गया है, ही इज ऑनेस्ट एज आई, अब यहां ही की तुलना है वह इस व्यक्ति के साथ की जा रही है। अब जिस प्रकार यहां एज का प्रयोग किया गया है तो हमने देखा यहां पर आई आ गया, या फिर जैसे सी आ गया, या फिर जैसे अपन ने देखा तो यहां पर किसी भी दूसरे वी आ गया, तो किसी भी प्रोनाउन का अपन यहां यूज करते हैं तो सब्जेक्टिव प्रोनाउन का यूज किया जाएगा। अगला एग्जांपल है, सी स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली देन ही, यहां पर सी की तुलना है वो देन के साथ स्थिति देखते हुए की जा रही है, तो यहां पर अपन ने ही यूज किया, या फिर आई हो सकता है, यहां पर जैसे ही हो सकता है, उसी प्रकार दे हो सकता है, उसी प्रकार अपन देखें तो वी हो सकता है। तो आने वाले सारे के सारे जैसे यू हो सकता है, सारे के सारे सब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज किए जाएंगे। नेक्स्ट एग्जांपल अपन ने देखा, यू रन फास्टर देन सी, वो की वो बात यहां पर आई, जैसे यू की तुलना यहां पर सी से की जा रही है, तो यू और सी, तो सी की जगह अपन आई कर सकते हैं, ही कर सकते हैं, या फिर दे कर सकते हैं, वी कर सकते हैं। तो बहुत से शब्द अपन देखते हैं तो अधिकांशतः यही स्थिति अपने को दिखती है कि सारे के सारे सब्जेक्टिव केस होंगे। परंतु अगला रूल ये कहता है कि दो यदि ऑब्जेक्टिव केस की आपस में कंपैरिजन यानी तुलना की जाए और एज या देन का प्रयोग किया हुआ हो वाक्य में, तो वहां पर पीछे आने वाला प्रोनाउन भी ऑब्जेक्टिव होगा। कैसे, आई नो यू, अब यहां यू की बात आई, एज मच एज हिम, अब यू और हिम की तुलना हो रही है। तो मित्रों हमने देखा कि यहां पर अगर दूसरा कोई प्रोनाउन यूज लेना चाहे तो जैसे मी आएगा, या फिर यू की तुलना कर रहे हैं तो हर आ सकता है, अस आ सकता है, देम आ सकता है। तो ये सारे जो प्रोनाउन हमने देखे हैं ये सारे ऑब्जेक्टिव केस के, क्यों, क्योंकि यहां मेन वर्ब के बाद में यू का प्रयोग हुआ है और यू की और हिम की तुलना हो रही है। अगला एग्जांपल है, आई टीच हिम, ठीक है, एज वेल एज हर, अब यहां हिम की तुलना हर से की जा रही है, तो यहां पर मी भी आ सकता है, यहां पर अस भी आ सकता है, देम भी आ सकता है, यू भी आ सकता है। तो सारी चीजें जो हम देख रहे हैं ये सारी की सारी टीच मेन वर्ब के बाद में आई हुई है, इसलिए ऑब्जेक्टिव केस में तुलना हो रही है। एक सामान्य और रूल रहता है इससे संबंधित कि जब कोई प्रोनाउंस है वो सारे के सारे विभिन्न प्रकार के प्रोनाउंस एक ही सेंटेंस में आ जाएं तो और गुड सेंस यानी अच्छे भाव में आए हुए हो, कैसे आए हुए हो, अच्छे भाव में आए हुए हो, तो उनके जो प्रोनाउन का क्रम होता है वो हमेशा 2, 3, 1 यानी सेकंड पर्सन, उसके बाद में थर्ड पर्सन, उसके बाद में फर्स्ट पर्सन। तो पर्सन अपन ने पिछली वीडियो में देखे हैं जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाला हुआ है, आप आसानी से देख सकते हो, क्योंकि ये सारी वीडियोस एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो क्रमशः काम आगे बढ़ रहा है। हम देखते हैं यहां पर सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन की स्थिति में होगा अगर गुड सेंस है तो एग्जांपल लिया हमने, यू, ही एंड आई शुड वर्क हार्ड फॉर एग्जामिनेशन, कि परीक्षाएं नजदीक हैं और परीक्षा के लिहाज से कठिन मेहनत करनी चाहिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन और फिर फर्स्ट पर्सन का यूज होगा। अब ही की जगह सी भी आ सकता है, वी भी आ सकता है,
दे भी आ सकता है, कोई प्रोनाउन यूज कर सकते हैं। यू एंड ही आर गुड फ्रेंड्स। मित्रों यहां पर जैसे दो प्रोनाउन ही आए हैं तो सेकंड पर्सन, उसके बाद में थर्ड पर्सन। जैसे यहां पर ही एंड आई हैव फिनिश्ड अवर वर्क, तो ही आया है और आई आया है, यानी ही यहां थर्ड पर्सन है, आई फर्स्ट पर्सन है। तो कहने का मतलब थर्ड पर्सन फर्स्ट पर्सन हो सकता है, सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन हो सकता है, या तीनों ही हो सकते हैं। सीक्वेंस हमेशा 2 3 1 सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन आएगा। अगली बात आई है नेक्स्ट रूल कि जब किसी विभिन्न प्रोनाउंस का यूज अपन देखते हैं एक ही सेंटेंस में किया हुआ हो और वहां पर बैड सेंस यानी बुरा भाव हो, कैसा भाव हो, बुरा भाव हो, तो ऐसी स्थिति में प्रोनाउंस का क्रम है वह 1 2 3 यानी 123। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं फर्स्ट पर्सन आएगा, फिर सेकंड पर्सन आएगा और फिर थर्ड पर्सन आएगा। बुराई में व्यक्ति हमेशा आगे रहता है और अच्छे काम में भलाई में वह व्यक्ति हमेशा पीछे रहता है। अपन देख सकते हैं काम करने वाला हमेशा अच्छे काम में पीछे हो जाता है और बुरे काम में उसको आगे कर दिया जाता है। तो जब वाक्य में बुरा भाव हो, बैड सेंस हो, तो फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन की स्थिति होगी। आओ मित्रों एग्जांपल के माध्यम से देखते हैं। आई यू एंड ही, आई यू एंड ही फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन हैव मेड अ मिस्टेक, कोई गलती की है तो गलती में फर्स्ट पर्सन आगे आ गया। यू एंड शी जैसे फर्स्ट पर्सन आया ही नहीं हो तो सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन की स्थिति आती है। यू एंड शी हैव डन दिस मिस्चिफ। यस, अगली बात थी यहां पर जो वेरी इंपॉर्टेंट है, इट के बारे में चर्चा की गई है। तो इट का यूज मुख्यतः इनएनिमेट सिंगुलर, इनएनिमेट का मतलब होता है निर्जीव, इनएनिमेट का मतलब क्या होता है, निर्जीव। ऐसी चीजों के लिए किया जाता है जो निर्जीव हो और सिंगुलर हो, साथ ही कैसी हो, सिंगुलर हो, तो उनके लिए केवल इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है, जिसको वहां पर विशेष कोई अर्थ नहीं होता है, केवल इंट्रोडक्टरी के रूप में किया जाता है। जो इंट्रोडक्टरी का मतलब होता है केवल परिचय बताने के लिए, किसके लिए, केवल परिचय बताने के लिए किया जाता है। तो मुख्यतः उसमें कौन कौन से शब्दों के साथ उसका यूजेज होता है, जैसे अपन ने बात की यहां पर नॉट, तो टाइम के लिए हो सकता है, समय के लिए, वेदर कहते हैं मौसम के लिए हो सकता है, टेम्परेचर यानी तापमान के लिए हो सकता है, और डिस्टेंस यानी दूरी बताने के लिए किया जाता है। जो किसका काम करता है, केवल इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट का काम करता है। आओ एग्जाम्पल के माध्यम से बात करें। इट्स वेरी कोल्ड टुडे, आज बहुत ज्यादा ठंड है। इसका मतलब यहां पर इट का कोई यूज नहीं है, कोई अर्थ नहीं है, परंतु ये इंट्रोडक्शन के लिए केवल परिचय के लिए रखा गया है। या फिर इट्स रेनिंग, बारिश हो रही है, या इट इज 9 o'clock, अभी 9 बजे है, या इट इज 10 to 9 अर्थात 9 में 10 कम है, इट इज 9 and 10, 9 बज करके 10 हो गए हैं। तो ये सारी चीजें, इट इज 9 and half, 9:30 बज गए हैं। तो मित्रों ये सारी चीजें अपन देख सकते हैं, वहां पर इट का यूज किया जाता है। इट इज इजी टू लर्न, या फिर सीखना बहुत आसान है। अब यहां पर टू इंफिनिटिव के साथ में भी इट का यूज किया गया है। या अगली एग्जांपल की बात करें, यहां पर इट इज नियर, ये बहुत नजदीक है, इट इज वेरी फार, ये बहुत दूर है। तो नजदीक या दूर स्थिति को बताने के लिए। इट इज विंटर, सर्द ऋतु है, इट इज समर, इट इज, जो भी यहां पर ऋतु की बात करते हैं तो इट के साथ कर रहे हैं। इट इज नाइट, अभी रात है, तो इस स्थिति की बात कर सकते हैं। या फिर अगला एग्जांपल अपन ने देखा, इट्स नो यूज ऑफ क्राइंग, जैसे कोई काम हो जाने के बाद में अपन है वो जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दे तो वहां पर कोई उसका महत्व नहीं है। तो कहने का मतलब यहां पर ये है, तो यहां पर ये जेरेंट के रूप में आया हुआ है क्राइम। मित्रों जहां कहीं अपन देखते हैं तो इट केवल इंट्रोडक्शन का काम कर रहा है। अगला एक विशेष यहां पर बात आया है कि जब किसी प्रोनाउन के ऊपर जोर देकर के बात बतानी हो, अपने को विशेष महत्व देते हुए कहना हो, तो वहां पर हमेशा उस प्रोनाउन को इट के साथ यूज किया जाता है। इस भाषा में किया जाता है। इट इज आई हु ऑलवेज हेल्प यू, इट इज यू हु गेव मी बुक्स, इट इज ही हु हेल्प्ड विथ मनी। तो कहने का मीन्स ये है कि यहां पर किसी चीज पर दबाव देने के लिए इट इज के बाद में उस प्रोनाउन का यूज होता है और अगली बात उसमें लिखी जाती है। लास्ट में एक महत्वपूर्ण बात यहां पर आई है कि इट के साथ कभी नाउन का यूज नहीं किया जाता है। जिस प्रकार अपन कभी कभी गलती कर देते हैं तो दिस के साथ इस प्रोनाउन का यूज किया जा सकता है, परंतु दिस के साथ में यह कभी भी इस यूजेज में अपन कर सकें ऐसा संभव नहीं है। कैसे कि इट के साथ नाउन का यूज कभी नहीं होगा, परंतु दिस के साथ नाउन का यूज हो सकता है। जैसे एग्जांपल के माध्यम से, दिस बुक इज माई बुक, यहां पर दिस उसके बाद बुक है वो नाउन आ गया। उसी एग्जांपल को अपन कहना चाहे तो इट इज माई बुक कह सकते हैं, परंतु
इट बुक इज माई बुक कभी भी नहीं कह सकते, इट के साथ प्रोनाउन का यूज बिल्कुल गलत होगा। तो मित्रों ये सारी बात हमने विस्तृत पढ़ी। वीडियो को कैसा आपको लगा इसके बारे में कमेंट जरूर डालिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर विथ अदर्स। थैंक्स, बाय।